मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली से आचार्य राजनीति विज्ञान राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग ब्रिटेन में लोक सेवकों के मध्य संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही ब्रिटेन में लोक सेवकों की तानाशाही के संबंध में भी अध्ययन करेंगे। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है। मंत्रिमंडल राजनीतिक कार्यपालिका है और मंत्री लोग विभिन्न विभागों के प्रशासन करने में प्रधान हैं। तथ्य यह है कि मंत्री लोग अपने अपने विभागों की सामान्य नीति निर्धारण करते हैं और विभाग के प्रशासक वास्तविक उच्च प्रबंधक होते हैं। विभिन्न विभागों का काम चलाने के लिए अध्यक्ष मंत्री लोग होते हैं। मंत्रियों की सहायता के लिए अनेकों स्थायी पदाधिकारी होते हैं। नंबर 1, मंत्रियों को प्रशासनिक अनुभवता। लोक सेवकों के प्रशासनिक ज्ञान की विशिष्टता। मंत्रीगण प्रशासनिक मामलों में विशेषज्ञ नहीं होते हैं और उन्हें प्रशासन संबंधी बारीकियों का ज्ञान नहीं होता है। यही कारण है कि उन्हें अक्षम कहा जाता है। इससे तात्पर्य यह है कि वे लोग ऐसे पेशेवर प्रशासक नहीं होते हैं जिन्हें प्रशासन संबंधी कोई प्रशिक्षण दिया गया हो अथवा जिन्हें प्रशासन का पर्याप्त अनुभव हो, बल्कि वे केवल राजनीतिक प्रशासक होते हैं जिनका प्रशासनिक ज्ञान न्यून होता है। लोक सेवक प्रशासन के विशेषज्ञ होते हैं। उनका प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण का अनुभव उन्हें शासन कार्य का विशेषज्ञ बना देता है। उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है। एक बार योग्यता संबंधी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर यह निश्चित हो जाता है कि उन्हें स्थायी रूप से प्रशासन के ही किसी पद का काम करना है। एक ही प्रकार का कार्य अधिक दिनों तक करते रहने के कारण ज्ञान तथा दक्षता प्राप्त करने की अभिरुचि तथा अवसर के कारण वे प्रशासनिक विशेषज्ञ हो जाते हैं। नंबर 2, मंत्रियों की स्थिति राजनीतिक किंतु लोक सेवकों की स्थिति अराजनीतिक। मंत्री राजनीतिक दल का सदस्य होता है। उसका पद राजनीतिक होता है। वह अपने पद पर उसी समय तक रहता है जब तक कि संसद में उसके दल का बहुमत रहता है। उसका पद अस्थायी रहता है। जो ही उसके राजनीतिक दल का संसद में बहुमत समाप्त हो जाता है, त्यों ही मंत्री भी अपने पद से हट जाता है। इसलिए मंत्री का पद पूर्णतया अस्थायी होता है। लोक सेवक दलगत राजनीति से दूर रहते हैं। दलगत राजनीति से अलग रहने का उन्हें यह इनाम मिलता है कि वह जब तक सेवा काल स्थायी होता है, मुनरो के शब्दों में, मंत्रिमंडल और संसद आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन टेनिसन की सरिता की तरह स्थायी कर्मचारी अपने मार्ग पर शक्तिपूर्वक चलते जाते हैं। नंबर 3, मंत्रियों का व्यावसायिक न होना उपयोगी है। मंत्रियों का व्यावसायिक व विशेषज्ञ न होना लोक सेवा तथा प्रशासन के लिए उपयोगी है। उनका कार्य निरीक्षण, सामान्य नीति निर्धारण तथा लोकमत को संतुष्ट करना है। यदि मंत्री विशेषज्ञ हुए तो व्यापक दृष्टिकोण के साथ न तो वे नीतियों का निर्धारण ही कर सकेंगे, न प्रशासन का संचालन ही कर सकेंगे, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, यदि मंत्रीगण लोक सेवा के सदस्यों की तरह ही हो जाएंगे तो फिर निसंकोच होकर वे जनता की सेवा नहीं कर सकेंगे। मैकडोनाल्ड ने कहा है कि मंत्रीगण जनता व विशेषज्ञ तथा सिद्धांत व व्यवहार को जोड़ने वाला पुल है। मंत्री प्रशासन की बारीकियों में फंसा हुआ संकुचित दृष्टिकोण का व्यक्ति न होकर सुलझे हुए व्यापक दृष्टिकोण का व्यक्ति होता है। उसे अपने विभाग के साथ साथ दूसरे विभागों की स्थिति भी दिखानी पड़ती है। लोकमत के अनुसार लचीला होना पड़ता है। व्यवहार
कुशल होने के साथ साथ लाल फीताशाही से पृथक रहना पड़ता है। यदि मंत्री विशेषज्ञ हुए तो सब लाभ प्राप्त नहीं हो सकेंगे। नंबर 4, मंत्रियों और स्थायी अधिकारियों में समन्वय। मंत्री साधारण व्यक्ति होता है, उसे एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जा सकता है। उसे बहुत कम अवसर मिल पाता है कि वह अपने विभाग के कार्य को ठीक से समझ सके। स्थायी अधिकारी जो उसके नीचे कार्य करते हैं अपने अपने विभाग के विशेषज्ञ होते हैं। सर लेविस का कहना है कि मंत्री का काम यह नहीं है कि वह विभाग को बताए, उसका काम तो यह देखना है कि वह ठीक से चल रहा है या नहीं। मंत्री नीति की मोटी रूपरेखा निश्चित कर देता है। इस नीति को लागू करना उसके स्थायी अधिकारियों के हाथों में रहता है। नीति के निर्माण में भी मंत्रियों को अपने स्थायी अधिकारियों से काफ़ी सहायता मिलती है। आग व जिंक के अनुसार उन मामलों के बारे में जिनकी बाबत वह बहुत कम या बिल्कुल नहीं जानता, उसे उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, उनसे राय लेनी पड़ती है, उसे वास्तव में उसका दिखाया हुआ रास्ता स्वीकार करना पड़ता है। लास्की के अनुसार दोनों का संबंध वस्तुतः उनके व्यक्तित्व पर आधारित है। यदि मंत्री का व्यक्तित्व शक्तिशाली है तो वह लोक सेवकों के सदस्यों पर हावी रहेगा, पर यदि मंत्री कोई ढीला ढाला व्यक्ति है तो उसे लोक सेवा के इशारों पर चलना पड़ेगा। नंबर 5, क्या लोक सेवक मंत्रियों को अंकुश में रहते हैं? मंत्रियों को लोक सेवा के विशेषज्ञों से अनेक मामलों में परामर्श लेना पड़ता है। प्रशासन का तकनीकी पक्ष मंत्रियों के समक्ष लोक सेवा के लोग ही प्रस्तुत करते हैं। मंत्रीगण प्रत्येक कार्य को लोक सेवा के विशेषज्ञों से परामर्श लेकर करना ही अधिक अच्छा समझते हैं। समस्त आंकड़े और सूचनाएं मंत्रियों को लोक सेवकों से ही मिलते हैं। अपनी आगामी योजनाओं को भूत से संबद्ध करने के लिए, उन्हें असफलता से बचाने के लिए मंत्रियों को लोक सेवा के लोगों से परामर्श पर निर्भर होना पड़ता है। मंत्री नए होते हैं और लोक सेवक अनुभव के कारण पुराने, फलस्वरूप अनेक मंत्रियों को लोक सेवकों के प्रभाव में ही कार्य करना पड़ता है। नंबर 6, क्या मंत्री अशक्त तथा कठपुतली होते हैं? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है हमारी राजनीतिक प्रणाली में ही जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार इस प्रकार की धारणा गलत है। कुछ विशिष्ट स्थितियों में यह राय सही हो सकती है। जब नया नेता काम संभालता है तो विभाग में असली परिवर्तन होता है। कोई भी व्यक्ति एकदम मंत्री के पद पर नहीं पहुंचता। मंत्रिमंडल पद प्राप्त करने के पूर्व विविध स्थितियों में कार्य करना पड़ता है। हर्बर्ट मॉरिसन ने लिखा है, यदि कोई मंत्री यह जानता है वह क्या चाहता है तथा यदि उसमें पूरा करने की बुद्धि है तो वह लोक सेवकों की सद्भावना, उनका सहयोग तथा उनका समर्थन प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। नंबर 7, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। मंत्री संसद तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। समस्त कार्य लोक सेवक करते हैं।
किंतु वे मंत्रियों के उत्तरदायित्व की आड़ में करते हैं। यदि विभाग का काम ठीक चलता है तो उसका श्रेय मंत्री को मिलता है, यदि विभाग का कार्य ठीक नहीं चलता है तो उसका दोष भी मंत्री को ही मिलता है। नंबर 8, निपुण तथा अनिपुण का समन्वय। निपुण तथा अनिपुण व्यक्तियों का समन्वय है संसदीय प्रणाली की विशेषता है। एक प्रशासन में लोकतंत्रात्मक तत्व का संचार करता है तो दूसरा नौकरशाही का। एक इस को लोकसभक बनाने के लिए आवश्यक है तो दूसरा उसे निपुण बनाने के लिए। मंत्री लोकतंत्र के माध्यम है। इससे यह आशा की जा सकती है कि लोक सेवा के द्वारा दिए हुए परामर्श पर आधारित प्रशासन का लोक सेवकीकरण करते रहते हैं, लोकतंत्रीकरण करते रहते हैं। ब्रिटेन में लोकसभाओं की तानाशाही। लॉर्ड हीवर्ट ने नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति को नई तानाशाही कहा है। उनका कथन है कि इस प्रवृत्ति ने इन विभागों को संसद से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है तथा यह सब न्यायालयों के अधिकार से ही बाहर होते जा रहे हैं। रैमजे मोर ने लिखा है कि हमारी शासन प्रणाली में नौकरशाही की शक्ति बहुत ज़्यादा है, चाहे वह प्रशासन में हो, विधायन में हो या वित्त हो। वह मंत्री उत्तरदायित्व के पर्दे के फेंसिस्टीन के दैत्य की भांति पनपी और विकसित हुई है और अब वह अपने पैदा करने वालों को भी खा जाना चाहती है। शासन की बागडोर देखने में तथा सिद्धांततः मंत्रियों के हाथों में रहती है, जबकि उनका संचालन वास्तव में लोक सेवक करते हैं। नौकरशाही का प्रभाव वित्त के क्षेत्र में और अधिक है। विभागीय खर्च का हिसाब बनाना और कर आदि निश्चित करने में स्थायी अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। जहां साधारण बिलों का संबंध है, संसद ऐसे विधेयकों को काफ़ी तादाद में पास करती है। उनके निर्माण का वास्तविक उत्तरदायित्व स्थायी अधिकारियों के ऊपर है। अतः किसी ने ठीक ही कहा है कि संसद मंत्री के हाथ में कठपुतली है और मंत्री स्थायी अधिकारियों के हाथ में कठपुतली है। ब्रिटेन, भारत तथा अन्य देशों में प्रशासकीय अधिकारियों के अधिनायक तत्व के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, अधिकारी विशेषज्ञ तथा मंत्री नौसिखिए। शासकीय अधिकारी अपने विषय के अधिकारी, ज्ञाता तथा तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं। जिस प्रकार एक डॉक्टर नौसिखिए डॉक्टरों को अपने ज्ञान और योग्यता के आधार पर निर्देश तथा विषय के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, उसी प्रकार 100 में से 99 मामलों में मंत्री कर्मचारियों के विचार को स्वीकार कर लेता है और अंकित शक्ति पर हस्ताक्षर कर देता है। कुछ मंत्री तो एकदम अयोग्य होते हैं, फलतः अधिकारी वर्ग जैसा चाहे उनसे कार्य करवा लेते हैं। एडवर्ड कर्सन ने कहा था, इस पद के लिए मेरी योग्यता इतनी है कि मैं विषय में पूरी तरह अनुभवी हूँ। नंबर 2, मंत्री पद अस्थायी, अधिकारी स्थायी। मंत्री पद अस्थायी है। दल की धर के कारण उसे कभी भी पद त्यागना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री उसके विभाग में कभी भी हेर फेर कर सकता है। अधिकारियों का पद स्थिर तथा स्थायी होता है। वे लोक सेवा के नियमों के प्रतिकूल हटाए नहीं जा सकते। इसलिए
मंत्रियों के अस्थायीपन का लाभ उठाकर अधिकारी वर्ग शक्तियां बढ़ाता जा रहा है। नंबर 3, विधि निर्माण व्यवस्थापिका पर लोक सेवकों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्राय सार्वजनिक विधेयकों मंत्रियों द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्हें विभागों के अधीनस्थ लोक सेवकों के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। यद्यपि ये विधेयक बहुमत दल की नीति के अनुरूप होते हैं, फिर भी उनका प्रमुख विभागों में ही तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदत्त व्यवस्थापन भी सामान्यतः विभागीय लोक सेवकों द्वारा ही किया जाता है। यद्यपि बजट पर संसद का नियंत्रण रहता है, परंतु व्यवहार में आय व्यय के आंकड़े विभिन्न विभागों के लोक सेवक ही इकट्ठे करते हैं। नंबर 4, अधिकारियों के कार्यों के लिए मंत्री उत्तरदायी। शासकीय अधिकारी मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण संसद और जनता की आलोचना से बच जाते हैं। नौकरशाही मंत्रीय उत्तरदायित्व के पद के पीछे पनपती है। समस्त कार्य अधिकारी करते हैं, किंतु उसके लिए उत्तरदायी मंत्री है। विभागों की असफलता के कारण मंत्री का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अतः अपने ऊपर व अपने राजनीतिक दल के ऊपर दोषारोपण न हो पाए, इसके लिए वे लोग प्रत्येक कार्य को लोक सेवा के विशेषज्ञों से परामर्श लेकर ही करना अधिक अच्छा समझते हैं। उपरोक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि नौकरशाही का ही अधिनायक तंत्र है, किंतु वास्तविकता इस तथ्य से बहुत दूर है। वास्तव में प्रशासन के ढांचे पर मंत्री हावी है या अधिकारी, यह मंत्री के चातुर्य और उसके व्यक्तित्व पर बहुत निर्भर करता है। शासकीय अधिकारी सशक्त तथा प्रभावशाली हो सकते हैं, परंतु अधिनायक नहीं। जो नौकरशाही जनता की प्रतिनिधि संस्था द्वारा नियंत्रित हो तथा जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों के अधीन हो, उसे नौकरशाही नहीं कहा जा सकता। एक समझदार मंत्री लोक सेवकों को ये बताता रहता है कि जनता क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। न्यूमैन ने भी लिखा है, अधिकारी क्षेत्र की तानाशाही कहे जाने का कोई तथ्ययुक्त कारण नहीं है।